नमस्कार, केपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ज्ञाननाथ के दरवाजे से करोड़पति बनकर कई लोग निकल गए। हमारे भिलाई से भी कई पहुँचे, पर आज एक ऐसी शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं जो 20 साल से प्रयास कर रहे थे और उनका प्रयास अब जाकर सफल हुआ। बीएसपी में जीएम हरप्रीत सिंह जी के घर मौजूद हैं हम, और हरप्रीत सिंह जी के एपिसोड को आप कल तो देख ही चुके हैं कि वो कितनी ऊंचाइयों तक गए और कितनी धनराशि जीत कर लौटे। लेकिन इस केबीसी के मंच तक पहुंचने का सफ़र कैसा है वो शायद कम लोगों को ही पता होगा कि एक छोटे से एसएमएस से लेकर के बड़े बड़े पर्सनल इंटरव्यू और उसके बाद में फास्ट एंड फिंगर की सीट पर बैठना और हॉट सीट तक आना कितना काम आसान नहीं होता, और ये काम किस तरीके से यहाँ तक ये पहुँचे, हम ये सफ़र उनसे ही जानेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि केबीसी का सफ़र, एक सपना हर किसी का होता है कि ये एक ऐसा मंच है जो आपके लिए इसमें प्राइज़ मनी मायने नहीं रखती, लेकिन आपके लिए अमिताभ बच्चन जी के साथ में बैठना ही बड़ी बात होती है। तो आपने ये सपना देखा 20 साल पहले और ये आज जाकर साकार हुआ। कितना प्रयास लगा, कितने सालों तक प्रयास किया, और ये जो सफ़र था आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैंने इस बीच में अपने केबीसी के सफ़र के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये 20 साल का सफ़र बहुत ही मतलब धैर्यवान तरीके से मैंने इसको जिया, और मैंने कोशिश की कि ये अपने मतलब हर साल मैं प्रयास करता रहा। कई बार सेकंड राउंड तक पहुंचा, कई बार थर्ड राउंड तक भी पहुंचा, पर कभी सफलता नहीं मिली। तो बट कभी भी मैंने अपना धैर्य नहीं खोया और हमेशा प्रयास करते रहा। एक दो बार ऐसा लगा कि शायद हमारी किस्मत में नहीं है, परंतु मेरी वाइफ मंजीत कौर और मेरे और जो दोस्त थे उन्होंने भी मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया कि ये सफ़र मतलब आपके लिए बना हुआ है। हो सकता देर हो पर अंधेर नहीं है, या देरी होगी पर आएगा ज़रूर आपको। तो ये समूह मैं इस मुकाम तक आज पहुंच पाया क्योंकि मैंने अपने सफ़र में धैर्य रखते हुए और अपना प्रयास जारी रखा। जो मेरे हाथ में था वो मैंने पूरा किया। बाकी चैनल वालों के ऊपर था कि वो कब मुझे बुलाएं और कब मुझे मेरा एक सपने को पूरा करें करके। एक्चुअली सर, प्रोसेस क्या होता है इसमें कि आपकी शुरुआती पहली सीढ़ी क्या होती है इसमें? इससे पहली सीढ़ी ये होती है कि करीब मार्च अप्रैल के आसपास, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उस समय सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अमिताभ बच्चन साहब की तरफ से। वो 24 घंटे के लिए वैलिड होता है वो क्वेश्चन, और आपको आंसर एसएमएस के थ्रू या सोनी लिव ऐप के थ्रू देना होता था। तो वो मैंने हर साल मैं दिया करता था, इस साल भी उसी तरह से दिया। उसके बाद फिर उनकी तरफ से कॉल आती है और वो करीब 3 क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 3 क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें 2 क्वेश्चन तो जनरल नॉलेज के रहते हैं और साथ में कुछ ऑप्शंस भी रहते हैं। तो वो ऑप्शंस में आपको टिक करना पड़ता है या 1 2 3 4 सेलेक्ट करना पड़ता है मोबाइल पे। और तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो नियर टू करेक्ट होता है। नियर टू करेक्ट वाला मतलब जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भिलाई की जनसंख्या कितनी है लाख में, तो आपको बताना है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ऐसे कुछ पंच करना है और ओके कर देना है अपने आंसर को। फिर वो लोग शायद इसके बेसिस पे अपने रैंडमाइज़र एक प्रोग्राम के थ्रू कुछ लोगों को और सेलेक्ट करते हैं फर्दर, और उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए एक ऑडिशन कहते हैं उसको, वो अलग अलग शहरों में बुलाते हैं। करीब मेट्रोज़ और कुछ बड़े शहरों में बुलाया जाता है उनको, और उसके बेसिस में अगेन वो पर्सनल इंटरव्यूज़ होती हैं। फिर उनकी टीम वगैरह उनको शायद देखती हैं, और उसके बेसिस पे वो अगेन कुछ लोगों को अगेन सेलेक्ट करते हैं फास्टेस्ट फिंगर्स राउंड के लिए। और फास्टेस्ट फिंगर पहुंचने के बाद भी वहाँ पे फिर फास्टेस्ट फिंगर से हॉट सीट तक का सफ़र भी बड़ा मुश्किल होता है कई बार कोई प्रतियोगी पहली अटेम्प्ट में ही पहुँच जाता है हॉट सीट पे, कई बार 3 या 4 के बाद पहुँच पाता है। तो ये सफ़र हर स्टेप में बहुत लक का साथ भी है और ज्ञान का तो है ही, उस ज्ञान के बेस पे ही पूरा वो चीज़ गेम है। तो ये दोनों का मिश्रण है। सर, आपका ऑडिशन कौन से शहर में हुआ? मेरा ऑडिशन मुंबई शहर में हुआ था, सितंबर महीने में हुआ था मेरा। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑडिशन? ऑडिशन में 2 तरह का एक स्टेप्स होते हैं। पहला तो एक जनरल नॉलेज टेस्ट कराते हैं वो लोग 20 क्वेश्चंस का, जिसमें ऑप्शंस होते हैं ABCD। आपको उनमें से आंसर देने होते हैं। क्वेश्चंस समसामयिक होते हैं या कुछ थोड़े से हिस्ट्री या ज्योग्राफी से जो रिलेटेड होते हैं, देश के किसी देशों के बारे में, झंडे के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या कुछ किताबों के बारे में। और उन 20 क्वेश्चंस के बेसिस पे ज़्यादा लोग इससे आउट नहीं होते, सारे लोगों का करीब सभी लोगों का इंटरव्यू होता है, या पर्सनल इंटरव्यू ऑडिशन जिसको बोलते हैं। और फिर वो कैमरे के सामने पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसमें कि वो लोग आपके मतलब एक जो भी प्रतियोगी होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से आया है, क्या करता है, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, उसके घर में कौन कौन है, और उसकी ज़िंदगी में आज तक किस तरह की मुश्किलें या किस तरह की अच्छी उपलब्धियां हुई हैं, और पढ़ाई कहाँ से की उसने।
तो ये सब चीज़ों के बारे में पर्सनल इंटरव्यू होता है, करीब 15 से 17 मिनट या 20 मिनट तक का चलता है। उसमें वो करीब करीब एक कैंडिडेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, उनकी हॉबीज़, उनके पसंदीदा स्टार या गायिका, अगर किसी प्रतियोगी को कोई गाना या कोई भी उसके अंदर कला है, कोई कविता या कोई गीत गाने की या कोई पेंटिंग की या कोई भी एक जो अनोखी चीज़, अनोखी उसको अगर कला आती है तो वो उसका प्रदर्शन वहाँ करे तो बहुत अच्छा रहेगा उस प्रतियोगी के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ जो कि किसी कला से और ऑलरेडी किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं या कोई उपलब्धि हासिल कर चुके हैं और आगे फिर बढ़ें मतलब करके। ये तो थी सफ़र की बात। अब आते हैं हम हॉट सीट तक। आपका सिलेक्शन हॉट सीट तग हुआ और बिग बी के साथ जो समय व्यतीत किया आपने, कैसा फील रहा? और आप के लिए सबसे यादगार लम्हा कौन सा था? मुझे वैसे वहाँ पे हॉट सीट तक पहुँचने में ऐसा लग रहा था कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से हॉट सीट तक पहुँचने का सफ़र भी वो 4 कदम ही होता है, पर वो कई बार लंबा भी हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि शायद 2 या 3 कंटेस्टेंट जा चुके थे, फिर मेरा नंबर आया, परंतु मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं बिल्कुल पहुँचूँगा। मुझे तो कॉन्फिडेंस ये भी था कि शायद मैं पहले नंबर पे ही चले जाऊँ, पर किसी कारण से नहीं जा पाया, समय की या बाकी प्रतियोगी मेरे से अच्छे रहे होंगे शायद, परंतु फिर मेरा नंबर आया, फिर मैं हॉट सीट पे पहुँचा और अच्छे से खेला। और अमिताभ बच्चन साहब के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनमें एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी उनके सानिध्य में मिलती है और मुझे भी वो चीज़ मिली। उनकी फुर्ती, उनका व्यक्तित्व के जो पहलू हैं, डिफरेंट पहलू हैं, जिस तरह से वो लोगों से बात करते हैं, बहुत हम्बलनेस है उनके अंदर और हर चीज़ के बारे में गौर से सुनते हैं और पता भी करते हैं। मतलब जो चीज़ नहीं पता होती उसके बारे में पूछताछ करते हैं और फिर गेम को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो उनके साथ मुझे एक चीज़ का मतलब कि एक पॉजिटिव जो ऊर्जा का संचार हुआ उनके साथ रहने से, और साथ में ये भी पता चला कि वो बहुत ही एक मतलब हम्बल पर्सन है, डाउन टू अर्थ हैं और अपने परिवार की भी काफ़ी जानकारी लोगों के साथ साझा कर लेते हैं, जबकि कई लोग उससे थोड़ा कतराते हैं मतलब। अब मैं मैम से कुछ जानना चाहूँगी। मंजीत मैम, जब ऑडियंस में आप बैठते हैं अपने परिवार का साथ देने के लिए, उस वक्त अमिताभ जी भी इंटरेक्ट होते हैं फैमिली मेम्बर से, तो आपके साथ उनका कैसा इंटरेक्शन? और आप ऐसा कुछ सोच के गई थी कि उनसे कुछ सवाल करना हो या कुछ उनसे कुछ करना हो? मेरा मतलब अमिताभ जी को देख के उस मंच, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उस मंच पर पहुँचना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और वो एक अलग ही अद्भुत मंच है ना, केबीसी का। और जब अमिताभ जी आते हैं स्टेज पर तो सारी जितनी ऑडियंस बैठी रहती है बहुत खुश होती है, बहुत तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाता है, सब कुछ किया। वो जो हमको मौका मिला और कभी सोचा भी नहीं था कि अमिताभ जी के साथ में कभी इस टाइप का हमें मौका मिलेगा, उनके साथ हम रह पाएंगे। और वो इको फ्रेंड है ना, सबके साथ बहुत अच्छे से उन्होंने बात की। और जैसा मैं एक कंपेनियन के रूप में गई थी, तो जब ये हमें हस्बैंड हॉट सीट पर आए तब उन्होंने स्पेशली जो मुझे एक पंजाबी में संबोधित किया, वो खुशी मेरे लिए बहुत वो थी, बड़ी थी खुशी, है ना। उसका मतलब अनुभव करना बहुत मुश्किल है करके, है ना। रोमांचक, बिल्कुल रोमांचक ही स्थिति थी करके। और उनकी एनर्जेटिक, है ना, इतना एनर्जी थी उनमें, इस उम्र में भी इतना एनर्जी, मतलब फिट रहना और एक सब इतनी जनता के साथ में, वो एक बहुत अच्छा लगा, है ना। जी हाँ, बहुत रोमांचक पल निश्चित रहा होगा आप लोगों का और यादगार भी कि शायद आपकी लाइफ में ये आपके लिए और आपके जितने रिलेटिव्स हैं सबके लिए भी एक प्राउड मोमेंट रहा है। जी, आप कितनी तैयारी करते हैं घर में, आप कितना टाइम देते हैं पढ़ाई को लेकर? हाँ, वैसे तो मैं बताना चाहूँगा कि बचपन से मुझे बहुत शौक़ है पढ़ने का। कोई भी किताब मिल जाए मैं ज़रूर उसमें से कुछ ना कुछ जानकारी निकाल लेता हूँ और हमेशा याद भी रखने की कोशिश करता हूँ। कभी कोई नोट्स भी बना लिया करता था छोटा था तो। और इस तरह की आदत ने मुझे बहुत हेल्प किया। स्कूल में और कॉलेज में भी जो जीके के क्विज़ वगैरह होते थे या जीके टेस्ट होता था, उसमें भी कई बार मैंने छोटे इनाम या जिस तरह का भी वो रहता था, उसमें बहुत अच्छे से मैंने परफॉर्म किया और थोड़ा मान सम्मान भी मिला और पहचान भी बनी इसके कारण। फिर भिलाई स्टील प्लांट में आ गया तो यहाँ भी डिपार्टमेंटल लेवल पे कई क्विज़ेज़ वगैरह होती हैं, तो वहाँ भी मैं पार्टिसिपेट करता रहा। इसके लिए तैयारी जो मैं करता था, जैसे न्यूज़पेपर्स पढ़ लेता था और कोई भी किताब, जैसे अपन कोई भी, चाहे बिज़नेस की किताब हो चाहे फिल्मी किताब हो, उसको पढ़ेंगे तो उसमें कोई ना कोई जानकारी मिलती है कि वो किसी भी समसामयिक विषय पे के ऊपर या किसी पर्सनालिटी के ऊपर, वो पर्सनालिटी कैसे अपने मेहनत से आगे बढ़ी, किस तरह के मुश्किल दिन भी आए पर उन्होंने उसको पार किया अपने मेहनत से और लगन से, वो चीज़ें भी सीखी।
तो इसके चलते बहुत सारी नॉलेज ऐसे मिलती रही। अभी तो गूगल और इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो किसी भी विषय पे अगर आपको जानकारी इकट्ठी करनी हो तो आप एक क्लिक कीजिए और मिल जाएगी जानकारी। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको मेरे ख्याल से पूरा 100 पेज पढ़ते थे, तब जाके शायद 2 पेज की या 3 पेज की जानकारी मिल पाती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से नहीं प्रकाशित होती थी। पर आजकल तो टॉपिक वाइज किसी भी युद्ध के बारे में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना हो, उस टॉपिक को आप सर्च कर लीजिए और उसको पूरा डिटेल में मिल जाएगा करके। तो मैंने वो दिन भी देखे हैं जब हम लोगों ने नोट्स बनाया करते थे और इस टाइप का याद करते थे, रिवीजन करते थे। तो ये, और फिर टेलीविज़न में न्यूज़ अपन देखते हैं, और या कोई भी नेशनल ज्योग्राफिक में कोई अपन ने प्रोग्राम देखा तो उसमें जानवरों के बारे में या कोई सभ्यता के बारे में बताते हैं, तो वो भी अपने आप को याद करके रखना कि इस तरह से डेवलपमेंट या इस तरह से विकास हुआ है ह्यूमंस का या एनिमल वर्ल्ड का। तो वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन के रूप में किसी क्विज़ में या केबीसी में भी आती हैं, और वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प मिली उससे। मतलब ऐसे बात करते हैं हमारे मिनी इंडिया भिलाई स्टील प्लांट की। स्टील प्लांट के बारे में वहाँ कुछ जानने की जिज्ञासा हुई थी अमिताभ बच्चन जी को। हाँ जी, उन्होंने बहुत मतलब अच्छे से उन्होंने पूछा कि आप किस तरह का काम करते हैं, मेरे काम के बारे में पूछा। फिर मैंने उसको अपने भिलाई स्टील प्लांट के काम से भी जोड़ दिया, और भिलाई स्टील प्लांट को कोशिश की कि भिलाई स्टील प्लांट को एक पहचान वैसे भी है पूरे नेशन में, बट अपने मेरे मुंह से भी वो चीज़ मैंने अपने कोशिश की बोला जाए मुख से। और भिलाई स्टील प्लांट की जो रेल पटरी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, या भारत में तो हर जगह बिछी हुई है, तो उसका जिक्र भी मैंने किया कि जहाँ भी रेल पटरी अगर आपको भारत में दिखेगी तो वो मेरे प्लांट या मेरी फैक्ट्री में बनी हुई है। और मैं एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हूँ या परचेज ऑफिसर रहा हूँ, तो यहाँ पे जितने भी स्पेयर पार्ट्स या कंज्यूमेबल्स की ज़रूरत पड़ती है उसका मैं, मेरी टीम और मिलके समय पे लाके उसको, जिससे कि प्लांट में अनवरत प्रोडक्शन होता रहे और कोई विघन या डिसरप्शन ना हो उसके अंदर करके। तो ये चीज़ का मैंने जिक्र वहाँ बहुत अच्छे से किया। उन्होंने भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को पूछा। इवन ब्रेक के दौरान भी वो काफ़ी बातें पूछते रहे मेरे से, जो कि शायद टीवी में हो सकता है या पूरी ना भी आए, पर मैंने उनको काफ़ी डिटेल में अपने प्लांट के बारे में बताया उनको। छत्तीसगढ़ का एक अनोखा रूप नज़र आता है। हम जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं नक्सलिज्म या पिछड़ा बताते हैं, लेकिन जब इस तरह के मंच में हमारे भिलाई या छत्तीसगढ़ के लोग जाते हैं तो छत्तीसगढ़ से पहले भी लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो उसका कुछ इफ़ेक्ट या उनके कुछ कनेक्ट हुआ क्या वहाँ पे? वैसे तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है, पर मुझे 1-2 क्वेश्चंस छत्तीसगढ़ से रिलेटेड पूछे गए थे ज़रूर, तो उनका आंसर मैंने अच्छे से दिया। और ये जो नक्सल समस्या वगैरह के बारे में तो बात नहीं हुई है। बाकी मिनी इंडिया का एक मैंने बताया उनको कि यहाँ बहुत सारे लोग, ब्रेक में बताया था कि मिनी इंडिया है, कभी भी मतलब, और बहुत मिलजुल के लोग रहते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा लोगों की संवेदना है, और लोग एक दूसरे के प्रति मतलब फैमिली का पार्टी बन जाते हैं, बल्कि वो मतलब ऐसे दोस्त ना रह के वो फैमिली का पार्टी बन जाते हैं, और मुश्किल समय में भी हेल्प करते हैं और खुशी के मौक़ों को भी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और ये भी बताया कि शायद मैं यहाँ से अगर जब भी जाऊँगा वापस तो बहुत एक अच्छा भव्य स्वागत होगा, चाहे मैं जीत के जाऊँ या ना जाऊँ, पर मुझे बहुत प्यार और स्नेह मिलेगा वहाँ के लोगों का। और अब जब आप विनर हो चुके हैं, और आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? वैसे तो मतलब जो ये अमाउंट मिलता है, ये मतलब आप इसको किसी भी तरह से खर्च कर सकते हैं, और ये ज्ञान के माध्यम से मिला हुआ धन हो सकता है, जिससे अपने सपने भी साकार कर सकते हैं। तो इन सपनों में मेरा एक सपना ये भी है कि मैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जूझ रहे लोग जो होते हैं उनके लिए भी कुछ कर सकूं। और मैंने सोचा है कुछ कि मतलब अगर कुछ अच्छा अमाउंट मुझे जैसे मिल गया है तो मैं उनके लिए भी कुछ एक अच्छा कुछ एक ऐसी चीज़ करूं जो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट या बदलाव ला सके। मतलब जी हाँ, ज्ञान आपको इतना आगे ले जाता है कि एक अलग पहचान दिलाता है। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस तरीके से हरप्रीत सर ने धैर्य के साथ अपने ज्ञान को बनाए रखा, अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाए रखा, आज उन्हीं की बदौलत वो केबीसी के मंच तक पहुँचे। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम जब हमारे जीवन में खुशियाँ आती है और हम उन खुशियों को दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करते हैं तो खुशियाँ दुगनी हो जाती है। और ठीक हरप्रीत सर ने भी कुछ ऐसा ही सोच रखा है कि उनकी जो भी धनराशि वो जीत करके आए हैं उस राशि से कुछ ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो ज़रूरतमंद है और उनकी ज़िंदगी में उस राशि से बदलाव आए। केपी न्यूज़ के लिए गौकर निषाद और सचिन के साथ कोमल धनेसर की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।